प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक बीए बीएड प्रथम वर्ष के अंदर जो रीतिकालीन काव्य है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन के दौरान हमारा जो बिंदु था वो हम लोग केशवदास जी को लेकर के केशव जी की जो रचना है उन रचनाओं का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। केशव जी की खातिर बताया जाता है कि केशव जी ने जो रामचंद्रिका की रचना की वो रीतिकाल की एक अद्भुत कह सकते हैं कृति। उसके साथ साथ केशवदास जी को हृदयहीन कवि के रूप में भी देखा जाता है। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि केशव जो है वो कठिन काव्य के प्रेत भी हैं। अब केशव जी को लेकर के जिस तरह से कह सकते हैं कि उनके जन्म को लेकर के विद्वानों के अंदर मतभेद है। हालांकि केशव जी ने अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास किया। केशव जी सनाड्य ब्राह्मण थे। उसके साथ साथ केशव जी की खातिर बताया जाता है इनके पिताजी का नाम काशीनाथ था। तो यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों को और उनको अच्छी खासी भाषाओं का भी ज्ञान था। तो यह कह सकते हैं कि केशव एक संस्कृत के विद्वान पंडित थे और एक पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक तरह से नई चमत्कारवादी जो प्रवृत्ति उसको अपनाया। अब नई चमत्कारवादी जो प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति के अंतर्गत देखने को मिला जिस तरह से वैसे देखा जाए तो जो रामायण है और जो वाल्मीकि जी ने उनकी रचनाएं की तो उसको हम लोगों ने पहले पढ़ा, किंतु उसके साथ साथ अब केशव की जो रामचंद्रिका उस रामचंद्रिका के अंदर भी एक तरह से ये मान के चलो कि राम जी से जुड़े हुए जो उनके संवाद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब संवाद की बात करें तो संवाद दो अमुक व्यक्ति हैं, उन अमुक व्यक्तियों के मध्य वो जो संवाद है वो हमें देखने को मिलता है। अब दो अमुक पात्र कह सकते हैं हम लोग। इन पात्रों के अंतर्गत ये चीजें निकल करके सामने आती है कि जिस तरह से कह सकते हैं कि केशव जी हैं, उन केशव जी ने जो क्रमबद्ध रचनाएं की तो उस क्रमबद्ध रचनाओं को आज का जो बिंदु है वो प्रबंध काव्य। हालांकि रीतिकाल के अंदर प्रबंध कह सकते हैं और मुक्तक, ठीक है, प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों ही देखने को मिले, किंतु यहाँ क्रमबद्ध तरीके से प्रबंध काव्य की जो रचना है वो हमें देखने को मिली है। उसके साथ साथ प्रबंध काव्य के अंदर कुछ आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी जो आवश्यक तत्व उनका जो अध्ययन करने को मिलता है उसके अंतर्गत विषय वस्तु है, नायक है, नेता कहें, रस कहें, कथा में पूर्वापर संबंध निर्वाह या मार्मिक स्थलों का ज्ञान का चयन करना या स्थान विषय से संबंधित जो दृश्य हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करना। हम लोगों ने विषय वस्तु के बारे में पढ़ा। नायक जो धीरोदात्त भगवान राम जी को लेकर के और एक यहाँ राम जी को एक ब्रह्मा ने बता करके एक सामान्य पुरुष के समान है बता करके और मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। और उसके साथ साथ उच्च कुल में बताया जाता है कि यहाँ जो प्रबंध काव्य का कह सकते हैं कि नायक होगा वो उच्च कुल में जन्म लिया होना चाहिए। रस के अंदर भी कुछ चीजों की कमी थी। उसमें कह सकते हैं कि हमारे 9 रसों का वर्णन नहीं करके 2-3 रसों के अंदर ही इसका वर्णन देखने को मिला, जिसमें शांत है, श्रृंगार है, करुण है। तो इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि यहाँ अगला जो बिंदु है वो कथानक में कथानक की पूर्व संबंध निर्वाह के अंतर्गत देखने को मिला कि जिस तरह से राम जी ने, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ मनुष्य रूप में आकर के जिस तरह से सबरी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, ठीक है, हनुमान जी भक्त शिरोमणि के रूप में रहे, विभीषण का उद्धार किया, एक तरह से उनको सोने की लंका का राजाधिपति बना दिया गया। उसके साथ साथ रावण का वध किया। कह सकते हैं कि वो भी एक तरह से कल्याणी था और असत्य पर सत्य की विजय। और उसके साथ साथ हम रामनवमी को जो पर्व मनाते हैं, ठीक है, दीपावली के बाद। तो ऐसी कुछ चीजें, फिर ऐसे कुछ स्थान, तो इस कथानक में वो पूर्वा के संबंध निर्वाह करते हैं। अब अगला जो बिंदु है वो मार्मिक स्थलों का चयन। मार्मिक जैसा नाम से पता चल रहा है और उसके साथ साथ स्थान विशेष संबंधी जो दर्शन है उनकी जो विशेषता है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में अगर हम लोग अध्ययन करें तो देखें कि मार्मिक स्थल, ऐसी बात नहीं है कि केशव को राम कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। वास्तव में बात ये थी कि रामचरित की
के मार्मिक स्थलों का अत्यंत भावपूर्ण और कलापूर्ण चित्रण संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा हिंदी जगत में तुलसी द्वारा हो चुका था। अब उन्होंने बताया कि मार्मिक स्थलों की खातिर बताया जाता है कि राम कथा के अंदर जो मार्मिक स्थल आए, ठीक है, कुरुण से जब राम जी कह सकते हैं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उस दौरान वो जो अयोध्या नगरी को छोड़ करके और वानप्रस्थ अवस्था के लिए गमन कर रहे थे, तो उस दौरान वहाँ के जो कह सकते हैं कि मनुष्य थे, या कह सकते हैं राजा दशरथ हैं, माता के कौशल्य हैं, तो वैसे देखा जाए तो कैकेयी भी और अन्य जितने भी जो भी थे, तो सभी एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण अवस्था के अंदर थे, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह से सीता हरण हुआ, पंचवटी में वो रहे, उसके पश्चात जो दृश्य देखने को मिले, तो ये सारी की सारी चीजें इनकी खातिर बताया जाता है कि उनको पहले ही जिस तरह से रामचरित्र अर्थात रामचरित्र की जो मार्मिक स्थलों का अत्यंत भावपूर्ण, ठीक है, भाव के अनुसार और कलापूर्ण व्याकरण के अनुसार, तो कलापूर्ण चित्रण है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है। हिंदी कह सकते हैं कि एक तरह से संस्कृत है, और उसके साथ साथ क्योंकि जो उस समय संस्कृति मुख्य जो भाषा हुआ करते थे, उसके बाद हिंदी में इसका रूपांतरण संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री के रूप में तुलसी जी द्वारा हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में उन स्थलों पर लिखना आवश्यक मानते थे। अब उनका मानना था कि जो चीजें पहले पूर्व पर घटित हो चुकी हैं और उनके बारे में अगर हम लोग वर्णन ना करें, तो वो चीजें क्या है कि इस तरह से लगता है कि जैसे शायद उन्होंने कुछ उनसे कुछ चीजें छूट गई हैं, या उन चीजों का कोई वर्णन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ जो पाठक हैं, उन पाठकों के लिए ये देखने को मिलता है कि यहाँ तो जो वाल्मीकि जी द्वारा और गोस्वामी तुलसी जी द्वारा जो ऐसी स्थिति या उन स्थलों का जो आवश्यक मानते थे, तो ऐसे स्थलों का जो वर्णन उन्होंने नहीं किया, तो उनकी खातिर कहा जाता है कि रामचंद्रिका को लिखने में उनकी प्रधान भावना अपने पांडित्य का प्रदर्शन परिचय देना था। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ जो केशवदास हैं, और मैंने केशवदास जी के लिए बताया था कि रीतिकाल के जो कवि हैं, ये रीतिकालीन जो कवि, इन कवियों में एक तरह की आचार्य बनने की जो होड़ है वो लगी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ केशव भी अपने आप में आचार्य कहलवाए, किंतु यहाँ आचार्य बनने के लिए या इस पद के लिए उन्होंने अत्यधिक पांडित्य प्रदर्शन किया। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब था कि एक तरह से अनावश्यक जो व्याकरण है, उस व्याकरण का जो प्रयोग है वो इन्होंने किया। अब कैसे, उस पर एक नजर डालते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि पांडित्य का परिचय देना था, अतः उनका मन मार्मिक स्थलों की अपेक्षा, ऐसे कुछ स्थान, उन स्थानों की अपेक्षा ऐसे स्थलों पर अधिक रमा जहां वे अपने छंद और अलंकारों की छटा पाठकों को मुग्ध कर सकते थे। अब उन्होंने बताया कि वो जो जिन चीजों को प्रकृति के माध्यम से, या कह सकते हैं कि अपने छंदों के माध्यम से या अपने अलंकारों के माध्यम से उनको जिस तरह से प्रस्तुत कर सकते थे, तो उनकी जो छटा का मतलब यहाँ पे है एक तरह से प्रदर्शन, ठीक है। और प्रदर्शन भी नहीं कह करके उसको कह सकते हैं कि अपनी सुंदरता का बखान करना एक तरह से, ठीक है। छटा बिखेरने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है, या कुछ चीजें पढ़ करके ऐसी लगे कि हाँ ये अपनी जगह उपयुक्त ठहरती है, तो ऐसे ही कुछ भाव है वो इसमें देखने को मिला कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से पांडित्य प्रदर्शन करना था। उनका जो मार्मिक स्थलों पर उनका जो मन है, जिन मार्मिक स्थलों की अपेक्षा करना चाहिए था, ऐसे स्थलों पर उन्होंने रमना चाहिए था। वहां उन्होंने अपने छंद और अलंकारों की छटा से पाठकों को मुग्ध कर सकते थे। मतलब कह सकते हैं कि ये काम इस तरह से करते तो और कहीं उपयुक्त रहता। तो यहाँ उस चीज को छोड़ करके ये कहते हैं कि अंत में जो प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध काव्य की दृष्टि से देखें तो मार्मिक स्थलों की कमी के कारण, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस मार्मिक स्थलों की कमी के कारण है, और रामचंद्रिका को एक सफल प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि अगर वो इस चीज को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और जो चीजें उपयुक्त ठहरती थी उन्हीं चीजों की जगह उनका ही प्रयोग किया जाता, तो यहाँ उनकी खातिर कहा जा सकता है कि एक तरह से
वो पाठकों के ऊपर अपनी छाप छोड़ सकते थे, किंतु ये जो चीजें वो देखने को नहीं मिले। तो इस वजह से रामचंद्रिका को एक तरह से सफल प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत है यहाँ मार्मिक स्थलों का जो ज्ञान चयन है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और उसके बाद अगला जो बिंदु है वो बिंदु आपका स्थान विशेष संबंधी दृश्यों की विशेषता का उल्लेख। तो स्थान संबंधी अगर दृश्यों पर प्रकाश डालें तो स्थानगत दृश्यों के अंतर्गत है जो केशव जो है उन्होंने प्रकृति चित्रण में देश काल और वातावरण, देश काल और वातावरण का ज्ञान ही नहीं रहा इनको। अब उन्होंने बताया कि जैसा जिस दृश्य को दिखा रहे हैं, अब जैसे राम जी अयोध्या नगरी से वनवास की तरफ आ गए तो उसके बाद भी उनका जो दृश्य था, कह सकते हैं कि राजा दशरथ हैं, कौशल्या हैं, माता कैकेयी हैं, माता कौशल्या हैं, ठीक है, भरत शत्रुघ्न है। तो इन सबको लेकर के भी एक तरह से कह सकते हैं कि काव्य रचना की जानी चाहिए थी, उनके बारे में भी उनका जो वर्णन होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके पश्चात वो सीधे एक तरह से जहां राम जी रुके पंचवटी के अंदर, उसके बाद केवट ने उनको सरयू नदी पार करवाई। उसके पश्चात कह सकते हैं कि आगे के जो दृश्य थे उन दृश्यों का जो वर्णन है वो देखने को मिला। तो यहाँ इन चीजों की जो कमी रह गई तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास है वो उन्हें करना चाहिए था, किंतु वो जो ऐसा ना कर सके। तो इसकी खातिर वो कहते हैं कि यहाँ देश काल और वातावरण का ज्ञान ही नहीं रहा उन्हें, अर्थात कह सकते हैं कि एक तरह से ये भूल सी उनसे हो गई। ऐसा लगता है कि प्रकृति ऐसा लगता है कि प्रकृति के प्रति उनका जो स्वाभाविक प्रेम ही नहीं था। अब उन्होंने बताया कि प्राकृतिक दृश्यों के अंदर है उन दृश्यों को, सभी चीजों को दिखाने के लिए जो चीजें थी उनको दिखाना चाहिए था, ठीक है। और उन्होंने जिस तरह से जीवन यापन किया या उसके साथ साथ प्रकृति का और मनुष्य का एक गहन कह सकते हैं कि संबंध रहता है कि बिना प्रकृति के मनुष्य अधूरा ही है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से धरा पर विचरण करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं सिर के ऊपर आकाश की छत है। तो इन सब चीजों को लेकर के उनकी खातिर उन्होंने बताया कि प्रकृति के प्रति उनका जो स्वाभाविक प्रेम था वो देखने को नहीं मिला, और प्रकृति संबंधी उनकी जो जानकारी वो किताबी ज्ञान पर ही आधारित थी। अब उन्होंने बताया कि ऐसा लगा जैसे कि ये मान के चलो कि कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट और सिर्फ उससे ऐसा लगे कि सिर्फ विज्ञान और जो तकनीक है और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो पुस्तकी जो ज्ञान है वही उसी ज्ञान तक, अल्प ज्ञान तक वो सीमित था। एक नहीं कह सकते कि नेचुरल जो नॉलेज या ज्ञान है वो उसे पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें से हम लोग मानते भी हैं कि बिना प्रकृति के विज्ञान भी अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ प्रकृति से संबंधित जो भी जानकारियां थी उन जानकारियों को कह सकते हैं या उनसे जुड़े हुए जो तथ्य थे उन तथ्यों को यहाँ उन्हें दिखाने की आवश्यकता थी, किंतु इस चीज को नहीं दिखा सके। तो इसके संबंध में भी कहा जाता है कि जानकारी किताबी ज्ञान पर ही आधारित थी, अतः प्रबंध काव्य की दृष्टि से रामचंद्रिका में स्थानगत दृश्य संबंधी दोष भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि जिन चीजों का वर्णन करना चाहिए था तो वो चीजें अगर सामने निकल करके नहीं आ रही तो उन चीजों की कमी है वो देखने को मिलती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि अंत में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आवश्यक प्रसंगों का संक्षेप एक चीज है, एक तो वो कहते हैं कि अनावश्यक है, अनावश्यक प्रसंगों का संक्षेप, अर्थात जिन चीजों को नहीं दिखाना चाहिए था उन चीजों को उन्होंने अपने काव्य रचना में सिर्फ अपने आचार्यताओं को लेकर के या अपने जो पांडित्य प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की। तो इन चीजों को उनकी खातिर अनावश्यक बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या अगर करते तो भी इसको क्या है कि संक्षेप के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता था। अनावश्यक प्रसंगों का विपुल विस्तार, अब उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रसंग उन प्रसंगों को लेकर के और उन्होंने एक तरह से विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कर दिया, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। घटनाओं के परस्पर संबंध का त्रुटिपूर्ण उल्लेख है। अब उन्होंने बताया कि जिन घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया उन घटनाओं के अंदर कह सकते हैं कि जैसे खुद स्वयं केशवदास जी हैं, उन केशवदास जी की जैसे जन्म तिथि है उसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ एक का मानना है कि उनका जो जन्म है वो कह सकते हैं कि
1616 के आसपास हुआ, या कुछ मानते हैं 1612 के अंदर हुआ, कुछ का मानना है कि इनकी जो मृत्यु है वो 1680 के अंदर हुई, कुछ का मानना है कि 1676 के अंदर हुई। जब स्वयं इनके जन्म को लेकर के मतभेद है, तो इनको भी जो इन्होंने जिन स्थानों का वर्णन किया, तो उन स्थानों के अंदर क्या है कि जो तिथियां थी या जो घटना चित्र थे या चित्रण था, तो उसका भी क्या है कि ढंग से एक तरह से प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है, या उनकी जो उपयुक्त तिथियां थी उन तिथियों के हिसाब से उनका जो वर्णन है या उनके मध्य जो संवाद थे, तो उन संवादों को उनको उसी अनुसार दिखाना चाहिए। चाहे कह सकते हैं कि कोई किसी भी प्रकार की संवाद योजना हो, सीता स्वयंवर को लेकर के है, परशुराम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के संवाद जो है, या कह सकते हैं कि भरत और राम जी को लेकर के संवाद है, हनुमान और राम जी को लेकर के है, सुग्रीव और वाली के मध्य जो है, तो प्रत्येक के मध्य जो चीजें इन्होंने दिखाने का प्रयास किया, तो उसमें इन्होंने वर्णन किया कि उन चीजों को उन तथ्यों के आधार पर उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था। तो इस चीज की जो कमी है वो देखने को मिली। वो कहते हैं कि अनावश्यक प्रसंगों का विपुल विस्तार, घटनाओं के परस्पर संबंध का त्रुटिपूर्ण उल्लेख, उसके साथ साथ असमृद्ध संवादों की नोकझोंक है। अनावश्यक है, असमृद्ध कह सकते हैं कि ऐसे संवाद हैं, उन संवादों को उन्होंने प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। उसमें अनावश्यक कुछ जो चीजें जिसको पाठक ना तो रुचि कर लेकर के पढ़े और ना उनके लिए वो सही लगी, तो ऐसे अनावश्यक असमृद्ध संवादों का नोकझोंक, भावपूर्ण स्थलों का अनुपयुक्त वर्णन और कल्पना का विचित्रीय और मनमाने प्रसंगों की भरमार। अब उन्होंने बताया कि अपने अनुसार कह सकते हैं कि जिन चीजों को लेकर के उन्होंने वर्णन नहीं करना चाहिए था, उन चीजों का उन्होंने वर्णन किया। और अनावश्यक प्रसंगों की भरमार कह सकते हैं कि अनावश्यक प्रसंगों की भरमार का मतलब ये था कि यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग देखने को मिले जिनके अंदर उन्होंने अपनी कल्पना का विचित्रीय कह सकते हैं कि कल्पना के सारे उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो एक तरह से पाठक को अरुचिपूर्ण लगा। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि छंदों की पल पल परिवर्तन गति। अब छंद जो थे, छंदों के माध्यम से कोई भी रचनाकार है वो अपने छंद, कविता, दोहा, सोरठा के माध्यम से वो पाठक पर अपनी एक विशेष छाप रखता है, किंतु यहाँ जो उस चीज की कमी देखने को मिली और उन्होंने अपने अनुसार ही इन छंदों का जो प्रयोग है या कह सकते हैं कि परिवर्तन है वो कर दिया। और इस परिवर्तन के चलते केशव की जो रामकथा है, रामकथा को एक विचित्र रूप से हमारे सामने खड़ा करती है। अब उन्होंने बताया कि जैसे रामकथा का वर्णन हम लोग कर रहे हैं, तो रामकथा के वर्णन के अंतर्गत वो कहते हैं कि उन्होंने अब तो मनमाने ढंग से अपने जो छंद है उनका प्रयोग किया। अब उन छंदों को अगर सही गति दी हुई होती तो यहाँ देखने को मिलता है, या अपने अनुसार कह सकते हैं कि छंदों में बार बार जो बदलाव देखने को मिला, उसके साथ साथ जो कठिन काव्य रहे, उन कठिन काव्यों को पढ़ने में जटिलता रही, उनका अनुवाद करने में जो जटिलता देखने को मिली, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसमें एक तरह से उस कमी को कचोटती हैं, मन को कचोटती हैं, कमी को एक तरह से कमी खलती है उनकी। तो आगे उसकी खातिर कहा जाता है कि केशव की जो रामकथा है वो रामकथा को एक उन्होंने विचित्र रूप से हमारे सामने खड़ा कर दिया। हमें केशव की सूझ पर किंतु खड़ा कर दिया, किंतु केशव की सूझ पर हम लोग मुग्ध हो जाते हैं। अब मुग्ध होने का मतलब ये है कि केशव जी ने अपनी रचना को लेकर के और कुछ ऐसा अलग करने का प्रयास किया ताकि अपनी जो पहचान उसके, हालांकि उनकी जो पहचान है वो इन तथ्यों को लेकर के और ऐसे देखने को मिलती है कि यहाँ उन्होंने कुछ चमत्कारिक पांडित्य प्रदर्शन किया, तो इस वजह से भी और कुछ कमियों को लेकर के भी, हालांकि उनकी ऐसी कोई मनइच्छा नहीं थी कि मैं ऐसी कुछ त्रुटिपूर्ण जो चीजें हैं उनका वर्णन करूं, किंतु यहाँ कुछ ऐसे भाव या कह सकते हैं कि ऐसी कुछ कला जो अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में होगी, तो उन चीजों को लेकर के केशव की जो काव्य रचना है वो काव्य रचना एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो कमी है वो देखने को मिलती है। तो
इस प्रकार है केशव का जो काव्य पटुता कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य को लेकर उन्होंने काव्य रचना की। और काव्य रचना करने के साथ साथ ये चीजें हमें देखने को मिली कि केशव की जो रचना थी, उस रचना के अंदर अगर थोड़ा सा और इसको देखें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने कौशल और चमत्कार का वाह करते हुए उनके संवाद हैं वो नोक झोंक को दाद देते हैं, और किंतु उनकी जो शब्द चातुर्य है उस पर सब रिझ जाते हैं, और भाषा सामर्थ्य पर की चमत्कृत को करते हुए और उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसी रामचंद्रिका की जो रचना है, तो कथा के संबंध में इस की खातिर बताया जाता है कि वैसे तो केशव को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा उनकी किसी आलोचक ने नहीं की, किंतु ऐसी स्थिति में केशव की रामचंद्रिका एक सफल प्रबंध काव्य नहीं कही जा सकती। तो सफल प्रबंध काव्य नहीं कही जा सकती, इसके खातिर वो कहते हैं कि एक तो प्रबंध काव्य की दृष्टि से देखें तो मार्मिक स्थलों और उनकी जो कमी देखने को मिली, उसके साथ साथ ये देखने को मिला कि जब संस्कृत में वाल्मीकि जी द्वारा या हिंदी जगत में तुलसी जी द्वारा ऐसे उन मार्मिक स्थलों का वर्णन पहले किया जा चुका था, तो यहाँ अनावश्यक पांडित्य का परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हीं चीजों को अगर थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाता या उनको भी थोड़ा सा सुंदर ढंग से और प्रस्तुत कर दिया जाता तो वो कहीं और सही ठहर जाते हैं। तो ऐसी तो स्थलों की उन्होंने उपेक्षा कर दी, जबकि जहां वे अपने छंद और अलंकारों की छटा से पाठक को मंत्र मुग्ध कर सकते थे, तो उस चीज को न कर सके, तो ये इसमें कमी रही। ये कारण रहा कि रामचंद्रिका अपने आप में एक सफल प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ उन्होंने प्रकृति चित्रण के अंतर्गत स्थानगत दृश्यों का अगर जिक्र करें तो स्थानगत दृश्यों के अंतर्गत प्रकृति चित्रण के अंदर वो देश काल और वातावरण का जो ज्ञान है उनको ज्ञान ही नहीं रहा, कह सकते हैं कि उस चीज को वो भुला बैठे और सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही आधारित होकर के उन्होंने अपनी रामचंद्रिका की रचना कर दी। अब रामचंद्रिका की रचना किताबी आधार पर तो संभव थी नहीं, क्योंकि बिना प्रकृति के तो कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता। प्रकृति का या कल्पना का अपना एक मुख्य योगदान उसमें रहता है। तो इस वजह से उसके साथ साथ प्रबंध काव्य की दृष्टि से देखें तो रामचंद्रिका में स्थानगत जो संबंधित दोष हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अंत में संक्षेप में कहें तो संक्षेप में ये इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें अनावश्यक प्रसंगों का वर्णन देखने को मिल रहा है, अनावश्यक प्रसंगों का विपुल विस्तार वर्णन देखने को मिल रहा है। घटनाओं का परस्पर संबंध है वो त्रुटिपूर्ण उल्लेख के साथ किया गया है, क्योंकि जो तिथियां कह सकते हैं या दृश्य कह सकते हैं, जो संवाद योजना कह सकते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को भी एक तरह से पूर्ण रूप से उन्होंने ठीक से नहीं लिखा। उसके बाद संवादों की जो नोक झोंक है, कह सकते हैं कि जिस तरह से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के मध्य जो संवाद हुए, तो उन संवादों के अंदर एक तरह से त्रुटि है वो देखने को मिली। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसके अंतर्गत रही। और उसके साथ साथ है भावपूर्ण स्थलों पर भी अनुपयुक्त वर्णन है और कल्पना का जो विचित्र है वो मनमाने प्रसंगों की भरमार देखने को मिली। और छंदों की जो पल पल छंद कहने का मतलब हर दौरान हर छंद के अंदर है, और कह सकते हैं कि श्रेष्ठ दिखाने की खातिर उन्होंने क्या है कि इसमें एक तरह से पल पल परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो इस परिवर्तन को लेकर के और इस परिवर्तन से ऐसा लगा कि परिवर्तन गति से केशव की जो राम कथा है वो एक तरह से विचित्र रूप से हमारे सामने आती है, ठीक है, क्योंकि हमने जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित या कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामायण पढ़ी और यहाँ रामचंद्रिका के उन दृश्यों को अगर उनसे मेल करवाते हैं तो यहाँ वो जो चीजें वो उसमें भावपूर्ण त्रुटियां सामने निकल करके आती हैं। तो ऐसे वो कहते हैं कि यहाँ जो केशव की रामकथा को एक विचित्र रूप से हमारे सामने खड़ा करती है, किंतु ये कह सकते हैं कि हम केशव की सूझ पर मुग्ध हो जाते हैं। केशव की सूझ पर मुग्ध होने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या कि अपने भाषा कौशल से
या अपने आचार्यत्व के कारण उस चीज को सुधारने का प्रयास किया और उसमें वो थोड़े बहुत सफल भी रहे। ठीक है, तो इस वजह से और इसी यही एक कारण रहा कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह सकते हैं, या कठिन जटिल काव्य उन्होंने काव्य रचनाएं की, चाहे अलंकार योजनाएं, चाहे छंद योजनाएं या भाषा शैली है। तो ये कारण ये रहा। तो यहाँ केशव जी की जो प्रबंध है काव्य रचना अब इसी से संबंधित है, जो केशव जी का संवाद काव्य है। तो संवाद काव्य का जो सीधा सीधा अर्थ लें तो संवाद काव्य का मतलब होता है जिस तरह से दो पात्र हैं और दो पात्रों के मध्य वार्तालाप। तो इसका अध्ययन हम लोग अपनी जो अगली कक्षा है उसमें कर लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।